देश में सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले नक्सली हिड़मा का शव बीते लगभग 33 घंटों से सीताराम अल्लूरी जिले के रंपा सोडावरम एक कस्बा है जिसके एक एरिया हॉस्पिटल में रखा हुआ है। फिलहाल उसके शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसकी पत्नी राजे के साथ जो अन्य नक्सली मारे गए थे उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एक ऐसा नक्सली हिड़मा जो देश में सबसे अधिक चर्चित रहा, वो भले ही देश का सबसे बड़ा नक्सली ना हो कैडर के हिसाब से, लेकिन उसकी चर्चा देश में सबसे अधिक हुई। जब भी नक्सलवाद के बारे में बात की जाती थी तो उसमें हिड़मा का जिक्र जरूर होता था। लेकिन देखिए 33 घंटे बाद अब करीब यहाँ जो मीडिया की भीड़ थी कुछ घंटे पहले वो भी अब छट चुकी है। यहाँ बस आपको कुछ पुलिस के जवान नजर आएंगे, इसके अलावा वो एफएसएल की टीम नजर आएगी जिसके जिम्मे है हिड़मा का पोस्टमार्टम करना, क्योंकि हिड़मा के पोस्टमार्टम के साथ कुछ कानूनी कागजी कार्रवाई भी होती है। तो उस कार्रवाई को फिलहाल किया जा रहा है। हिड़मा के बड़े भाई हिड़मा की पहचान करने पुअर्ती गांव से निकलकर इस रंपा सोडावरम गांव तक पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्हें हिड़मा की पहचान की और उनकी सहमति के बाद हिड़मा का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। आज 19 तारीख को लगभग 8 बजे मैं इस खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं और यहाँ आपको कुछ बस पुलिस के और सीआरपीएफ के जवान यहाँ आपको नजर आएंगे जो फिलहाल इस लाइन से आगे जाने से मीडिया को रोक रहे हैं। तो फिलहाल जिस नक्सली को लेकर देश में सबसे अधिक चर्चा हुई थी उसके मारे जाने के बाद एक और घटनाक्रम आंध्र प्रदेश में हुआ। उसके मारे जाने के 24 घंटों के भीतर ही यानी आज सुबह ही यहाँ एक और बड़ा इनकाउंटर होता है जिसमें टेक शंकर सहित, टेक शंकर जो कि आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में सबसे बड़ा नक्सल चेहरा था, उसके सहित 7 अन्य नक्सली मारे जाते हैं। टेक शंकर का असल नाम मिट्टूरी जोगा राव था और सीताराम अल्लूरी जिले के एसपी ने बताया कि गजराला रवि के एनकाउंटर के बाद जून में जो इस इलाके का सबसे बड़ा नक्सली था, सेंट्रल कमेटी मेंबर था, उसके मारे जाने के बाद टेक शंकर को सेंट्रल कमेटी मेंबर के तौर पर प्रमोट किया गया था। यानी कि बीते 2 दिनों में इसी सीताराम अल्लूरी जिले के मेडरमल्ली इलाके में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर अलग अलग एनकाउंटर से मारे गए हैं। इनके साथ 13 नक्सली कुल मिलाकर इस इलाके मारे गए हैं, जिन पर कुल मिलाकर 3 करोड़ से अधिक का इनाम था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 50 अन्य नक्सलियों को फोर्स ने गिरफ्तार किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 50 के 50 नक्सली बस्तर के रहने वाले थे। इसमें सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर के नक्सली शामिल हैं। ये जो गिरफ्तारियां हुई है ये आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिलों से हुई है। इन सारी गिरफ्तारियों और इस घटनाओं के बाद एक सवाल जो उठ खड़ा होता है कि आखिर जो नक्सली अब तक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अपने सेफ हाइड आउट में छुपे हुए थे, जो इलाका उनके लिए सबसे सुरक्षित था, जहां वो लंबे समय से अपनी पैठ बनाकर बैठे हुए थे, वहां से निकलकर अचानक ये नक्सली आंध्र प्रदेश क्यों आते हैं और आंध्र प्रदेश में आते ही साथ उनके खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है कि हिड़मा हिड़मा मारा जाता है, टेक शंकर मारा जाता है, हिड़मा की पत्नी मारी जाती है, 13 नक्सली मारे जाते हैं। जो 50 नक्सली गिरफ्तार होते हैं उनमें भी 3 स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर्स हैं। तो फिलहाल जो पूरा नक्सलवाद का केंद्र बस्तर और उसके आसपास के इलाके बने हुए थे वो एकाएक शिफ्ट होकर फिलहाल आंध्र प्रदेश पहुंच गए हैं। यहाँ सुबह से ही अफवाहों का दौर गर्म था। जिस वक्त टेक शंकर का एनकाउंटर हो रहा था उसी वक्त एक खबर भी आई कि इसी इलाके में देवजी का भी एनकाउंटर हो गया है। देवजी फिलहाल जो नक्सल संगठन में महासचिव के पद पे है और नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख है। हालांकि पुलिस ने बाद में इस खबर का खंडन किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल देवजी उनकी गोलियों का शिकार नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीते 48 घंटों में नक्सल संगठन को आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। वो आंध्र प्रदेश जिसे कुछ समय पहले तक फोर्स द्वारा नक्सल मुक्त घोषित किया गया था, जब यहाँ जून में एक सबसे बड़ा एनकाउंटर होता है जिसमें गजराला रवि और अरुणा जैसे बड़े नक्सली इसी मेडरमल्ली के जंगलों में मारे जाते हैं। तो फिलहाल ये सीताराम अल्लूरी जिला बहुत चर्चा में है क्योंकि इसी जिले के छोटे से कस्बे रंपा सोडावरम गांव है, उसके एरिया हॉस्पिटल में देश के सबसे कुख्यात नक्सली हिड़मा का शव रखा हुआ है। फिलहाल उसके शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद सभी की निगाह इस बात पर है कि क्या हिड़मा का शव वापिस उसके गांव पुअर्ती लेके जाया जाता है। पुअर्ती जहां से उसने अपने नक्सल संगठन के करियर की शुरुआत की थी, जहां वो पैदा हुआ था, जहां उसका बचपन बीता। और पुलिसिया प्रोफाइल के अनुसार
वहीं उसने 5वीं तक की पढ़ाई की, अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की और इसके बाद वो 14 साल की उम्र में साल 1991 में नक्सल संगठन से जुड़ गया। नक्सल संगठन से जुड़ने के बाद बीते 34 सालों में उसका कद लगातार नक्सल संगठन में बढ़ता गया। हिड़मा को लेकर पुलिस द्वारा एक बहुत ही विस्तार से एक ब्रीफिंग जारी की गई है, क्योंकि कल से ही उसके बारे में अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही थी। मुझे लगता है कि हिड़मा के बारे में हमें इस बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हिड़मा जिसके बारे में कल से ही अलग अलग मीडिया संस्थानों में अलग अलग तरह की खबरें छपी, उसे समराइज करते हुए पुलिस ने एक जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि हिड़मा का जो असल नाम था वो था माड़वी हिड़मा। इसे हिड़मालू, हिड़मन्ना, संतोष, देवा, विलास और अनिल के नाम से भी जाना जाता था। इसकी उम्र 50 साल थी 2025 के अनुसार। यानी कि कुछ मीडिया संस्थानों में ये भी लिखा गया कि इसकी उम्र 43 साल है, तो पुलिस ने उसे करेक्ट किया है। पुलिस ने लिखा है कि इसकी उम्र 50 साल थी। इसके परिवार का भी पुलिस ने एक ब्यौरा दिया है, जिसमें पुलिस ने लिखा है कि इसके पिता का नाम माड़वी रजैया था, जिनकी मौत काफ़ी साल पहले हो चुकी है। उनकी माँ का नाम माड़वी पुज्जे है, जो लगातार आपको बीते कुछ दिनों से मीडिया में नजर आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले लगभग 7 से 8 दिन पहले प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा पुअर्ती गांव पहुंचते हैं और हिड़मा की मां से मिलकर अपील करवाते हैं कि हिड़मा घर वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और हिड़मा का इनकाउंटर हो गया। इसके परिवार में इनके बड़े भाई हैं माड़वी मुया, जो कि पुअर्ती में ही रहने वाले हैं, और माड़वी मुया ही हिड़मा के शरीर को लेने के लिए फिलहाल पुअर्ती से निकलकर रंपा सोडावरम गांव आए हैं और इसी जो कैंपस है उसमें उन्हें रखा गया है। उन्हीं के सिग्नेचर के बाद हिड़मा के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई है और उनका हिड़मा का शव उनके बड़े भाई को ही सौंपा जाएगा। इसके अलावा उनके 2 छोटे भाई थे, जो दोनों अलग अलग घटनाओं में मारे गए हैं। घटना यानी कि किसी अन्य कारणों से मारे गए हैं। इसके अलावा उनकी एक बहन भी है, 2 बहनें उनकी हैं, जो पुअर्ती गांव में ही रहती है। उनके एक चाचा, इनके नाम माड़वी नंदू है, और माड़वी हड़मा उनका एक चचेरा भाई है, वो भी पुअर्ती में ही रहता है। पुलिस ने बताया है कि इनका कद लगभग 5.5 फीट का था, गेहुआ इनका रंग था और इनके छोटे काले बाल थे। इसके अलावा पुलिस ने यह भी लिखा है कि इनकी प्राथमिक शिक्षा 5वीं तक हुई थी। ये कोया, गुंडी, हल्बी, दोरला, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और तेलुगु भाषा के जानकार थे। हिड़मा, क्योंकि जिस इलाके में वो रहता है वहाँ आमतौर पे कोया और गुंडी बोली बोली जाती है। ऐसे में हिड़मा, जिसकी पढ़ाई बहुत कम हुई थी, इसने लगातार मेहनत कर हल्बी दोरला के अलावा हिंदी भी सीखी। हिंदी के बाद इसने छत्तीसगढ़ी भी सीखी और तेलुगु भी सीखी, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि ये टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोल लेता था और पढ़ भी लेता था। इसके अलावा नक्सल संगठन में इसकी भर्ती को लेकर पुलिस ने बहुत ही विस्तार से एक जानकारी दी है। ये जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग है। पुलिस ने लिखा है कि हिड़मा की भर्ती बाल संगठन के सदस्य के तौर पर 1991 में की गई थी। रमेश, जो कि जगदलपुर के रहने वाले हैं और मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, जिन्होंने साल शायद 2000 में समर्पण किया था, जिन्हें हम बदरन्ना के नाम से जानते हैं, और उनके कई इंटरव्यू हमने लिए हैं और कई मीडिया साथियों ने लिए हैं। तो वही बदरन्ना जब पुअर्ती और इस इलाके के आसपास कमांडर के तौर पे काम करते थे, तो उनकी नज़र हिड़मा पे पड़ी और उन्हीं ने हिड़मा को नक्सल संगठन में भर्ती किया। कल हिड़मा के मारे जाने के बाद बदरन्ना का एक भावुक संदेश भी सामने आया था। इसके अलावा जब 1991 में उनकी भर्ती की गई, इसके बाद ये लगातार बाल संगठन के रूप में काम करते रहे। इसके बाद इन्होंने मिलिशिया के तौर पे संगठन में काम किया। 2002 में इन्हें बालाघाट इलाके में भेजा गया। बालाघाट इलाके में नक्सल संगठन में ये इन्होंने काम किया। इसके बाद 2004 में हिड़मा को कोंटा एरिया कमेटी का सचिव बनाया गया। 2007 में जब नक्सलियों ने अपनी कंपनी नंबर 3 बनाई, क्योंकि उस वक्त नक्सलियों ने 2004 के बाद देवजी के नेतृत्व में अपनी कंपनी बनानी शुरू कर दी थी। ऐसे में कंपनी नंबर 1, 2 और जब 3 बनाई गई, तो कंपनी नंबर 3 का कमांडर बनाया गया हिड़मा को 2007 में। इसके बाद जब पहली बार नक्सलियों ने पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 बनाई साल 2009 में, तो हिड़मा को उसका उप कमांडर बनाया गया, यानी कि सेकेंड रैंक उस बटालियन का दिया गया। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय में हिड़मा, क्योंकि लगातार बहुत सारी घटनाओं में शामिल रहा, उसकी युद्ध स्किल को देखते हुए उसे इस बटालियन की कमान सौंप दी गई और साल 2009 से 2021 तक हिड़मा नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का प्रमुख रहा। ये वही बटालियन थी जिसने बस्तर में लगभग सारे बड़े हमलों को
अंजाम दिया। यही वजह है और यही वो दौर था जब हिड़मा एकाएक चर्चित होते गया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो नक्सली संगठन था, जो उनका तेलुगु कैडर था, वो ये चाहता था कि जो उनका असल कैडर जो है, जो मजबूत कैडर है, उस पर से मीडिया का और पुलिस का ध्यान हटे, इसीलिए उन्होंने बस्तर के एक आदिवासी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। पहली बार मुझे याद है साल 2015 में जब एसआरपी कल्लूरी बस्तर के आईजी थे, उन्होंने पहली बार इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि आपको यानी पत्रकारों को हमसे उन्होंने ये कहा था कि हमें ये पूछना चाहिए नक्सलियों से कि आखिर जो भी नक्सली बस्तर में मारा जाता है वो आदिवासी होता है, जो बंदूक पकड़ के घूम रहा है वो आदिवासी है, लेकिन क्यों नक्सल संगठन किसी आदिवासी को बड़े पोस्ट में नहीं बैठाता। इसके बाद ही हिड़मा का कद लगातार बढ़ते गया, हिड़मा के बारे में लगातार बात होनी शुरू हुई और नक्सलियों ने पहली बार अपने किसी आदिवासी कैडर को यानी कि बस्तर किसी आदिवासी को सेंट्रल कमेटी तक पहुंचाया। हालांकि इस बीच भी उनका कुछ जिम्मेदारी दी गई, जैसे 2011 में इन्हें डीकेएसजेडसी का मेंबर बनाया गया, साथ ही बटालियन का प्रभारी बनाया गया। साल 2023 से 24 के बीच नक्सलियों की कांग्रेस होती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि हिड़मा को नक्सलियों ने सेंट्रल कमेटी में शामिल कर दिया, यानी कि नक्सल संगठन का सबसे ऊंचा पद। इसके बाद से हिड़मा बहुत चर्चा में रहा। हर घटना के बाद हिड़मा का नाम आता था। हिड़मा एक ऐसा नक्सली, मुझे लगता है देश में जिसने भी नक्सलवाद के बारे में खबर सुनी हो, उसने हिड़मा का नाम जरूर सुना होगा। हालांकि इस बात पे गौर करनी चाहिए कि हिड़मा 2023-24 में सेंट्रल कमेटी में शामिल हुआ, लेकिन कई ऐसे नक्सली हैं जो इससे काफ़ी साल पहले सेंट्रल कमेटी का हिस्सा हो चुके थे। यानी कि नक्सलियों के संगठन में हिड़मा का कद बहुत नीचे था, लेकिन उसकी युद्ध तकनीक के चलते और उसके आक्रामक रवैये के चलते उसे बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया था और यही वजह है कि उसके बारे में चर्चा बहुत होती थी। उसकी पत्नी के बारे में कुछ जानकारी, उसकी पत्नी का नाम राजे था, जो यही हिड़मा के साथ जो इनकाउंटर कल हुआ 18 तारीख को, उसमें उसकी पत्नी भी मारी गई है। ये गोलापल्ली की रहने वाली है, गोलापल्ली थाना क्षेत्र के वीरापुरम गांव की रहने वाली है। ये भी डीवीसी मेंबर थी ऐसा बताया गया है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि ये भी डीकेएसजेडसी मेंबर थी, यानी कि बस्तर में ये सबसे बड़े नक्सल संगठन में जो सबसे ऊंचा पद है उसमें एक थी। फिलहाल इसने जो घटनाओं को अंजाम दिया उसको लेके पुलिस ने बहुत डिटेल में जानकारी दी है। 2005 में हिड़मा के नेतृत्व में इंजरम आईडी विस्फोट हुआ था, जिसमें 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। 2006 में दरभागुड़ा के में सलवा जुडूम आंदोलन के वाहनों पर नक्सलियों ने विस्फोट किया था, जिसमें 28 आम नागरिक मारे गए थे और 28 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद काफ़ी ज़्यादा नक्सल संगठन की निंदा की गई थी। इसके अलावा मणिकुंटा इराबोर में 2006 में सलवा आंदोलन पर गए लोगों पर हमला किया गया था, जिसमें 15 नागरिक मारे गए थे, 18 घायल हुए थे। इसके अलावा 2005 से लेकर 2024 तक इसने अलग अलग तरह की नक्सल घटनाओं में हिस्सा लिया, उसका नेतृत्व किया, जिसके चलते इसका नाम काफ़ी चर्चित हुआ। इस पर 150 से अधिक लोगों की हत्याओं के आरोप थे। इसकी आदतों को लेकर, यानी कि जो नक्सल संगठन की जिन लोगों ने समर्पण किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि आखिर हिड़मा किस तरह से रहता था उसके संगठन में, कि उसकी दिनचर्या क्या थी, उसको लेकर उन्होंने एक बहुत डिटेल में जानकारी साझा की है। उसमें उन्होंने बताया कि हिड़मा आखिर करता क्या था। तो इनकी आदतों के बारे में आप कुछ बताता हूँ। ये रेडियो प्रसारण सुनना पसंद करता था। इस इलाके में क्योंकि टीवी और कोई अन्य साधन नहीं है, ऐसे में रेडियो हर नक्सली के हाथ में नज़र आता है। तो रेडियो में जो भी प्रसारण होता था, जो भी खबरें आती थी, वो हिड़मा सुनता था। इसके अलावा इसे किताबें पढ़ना पसंद था। प्रत्येक कैडर की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की विस्तृत जानकारी का ज्ञान रखता था। जितने भी नक्सल कैडर थे जो उस इलाके में सक्रिय थे, खास तौर पे सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर इलाके, जो हिड़मा का कोर इलाका था जहां इसकी बटालियन सक्रिय थी, वहां रहने वाले हर नक्सली को व्यक्तिगत तौर पे हिड़मा जानता था। इसके अलावा इसकी संगठनात्मक जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है कि बटालियन के लिए वित्तीय निगरानी रखता था, यानी कि जो भी इसके खर्चे होते थे इसकी जिम्मेदारी हिड़मा के पास ही थी। इसके अलावा ये बटालियन की साल में 2 बार बैठक आयोजित करता था, जिसमें बटालियन के जितने भी लड़ाके हैं वो आते थे और उनसे हिड़मा 1 to 1 बातचीत करता था। बाहरी लोगों जैसे पत्रकारों, सप्लायर्स या कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क सीमित रखता था और नियमित रूप से साक्षात्कार या बैठकों के अनुरोधों को अस्वीकार करता था। लगातार बीते 15 सालों से रिपोर्टिंग करते हुए, क्योंकि मुझे याद है 2019 से पहले तक हिड़मा के नाम के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। तब बस्तर में खासतौर पर डीकेएसजेडसी के इलाकों में सबसे बड़ा नाम होता था रमन्ना, जो उस वक्त डीकेएसजेडसी सेक्रेटरी था।
तो हमने बहुत कोशिश की कि रमन्ना का इंटरव्यू कभी हो जाए, कुछ लोगों को मिला भी, कुछ लोगों को नहीं मिला, लेकिन तब हिड़मा की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद से ऐसा कोई पत्रकार देश का नहीं होगा जिसने हिड़मा से इंटरव्यू करने की कोशिश ना की हो, लेकिन ये सीधे तौर पर पत्रकारों से मिलने से इनकार करता था। इसका आज तक कोई भी इंटरव्यू सामने नहीं आया और इसी उम्मीद में देखिए पत्रकारों को एक गम ये भी है कि हिड़मा का इंटरव्यू नहीं कर पाए। तो आप लोग कई बार जब खबरें देख रहे होंगे तो कुछ पत्रकार कुछ उदास से नज़र आ रहे होंगे, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि हम सभी चाहते थे कि हिड़मा की जर्नी को एक बार उसके मुंह से सुना जाए, लेकिन उससे पहले ही उसका एनकाउंटर हो गया। तो फिलहाल इसमें ये साफ तौर पे लिखा है कि ये बाहरी लोगों जिसमें पत्रकार, सप्लायर्स और कार्यकर्ता शामिल हैं, यानी कि नक्सल संगठन के अन्य लोग शामिल हैं, उनसे ये बातचीत नहीं करता था, सीधे संपर्क नहीं रखता था। इसने अपने जीवन को काफ़ी गुप्त रखा था। इसके अलावा इसकी कार्यशैली के बारे में लिखा गया है कि सतर्क और चौकस रहता था। इसके अभियानों के दौरान ये स्वयं को अग्रिम पंक्ति में नहीं रखता था। ये लोग कई लोगों ने लिखा कि हिड़मा सामने जाकर लड़ता था, सीधे 1 to 1 फाइट करता था। ऐसा नहीं है। इसने नक्सल संगठन क्योंकि 2007-8 से पहले तक वो अधिकांश उसके जो हमले होते थे वो आईडी ब्लास्ट के तौर पे होते थे। हिड़मा के संगठन में आने के बाद नक्सलियों ने पहली बार अपनी पीएलजे फॉर्मेशन को इतना मजबूत किया कि नक्सली ऑटोमेटिक हथियारों के द्वारा सीधे 1 to 1 जवानों से लड़ने लगे, आमने सामने लड़ाई करने लगे। लेकिन एक समय के बाद जब हिड़मा का कद बढ़ गया, हिड़मा ने अपने आप को पंक्ति से पीछे रखना सुनिश्चित किया और वो वहाँ बैठकर जो बाकी उनके संगठन के लोग थे, जो बाकी उसके कैडर्स थे, उन्हें वो दिशा निर्देश देता था। तो फिलहाल पुलिस द्वारा जारी एक ये डिटेल है, इसमें एक और बात ये लिखी है कि इस पर कुल इनाम छत्तीसगढ़ में 40 लाख था, महाराष्ट्र में 50 लाख था, उड़ीसा में 25 लाख था, आंध्र में 25 लाख था, तेलंगाना में 25 लाख था, एमपी में 15 लाख था। कुल 1 करोड़ 80 लाख का इसके ऊपर इनाम था। हालांकि 1 करोड़ 80 लाख का इनामी नक्सली, उसका घर पुअर्ती में आपने देखा है, उसकी माँ किस हाल में रहती है आपने ये देखा है। फिलहाल उसका शव मॉर्चुरी में बीते 36 घंटों से पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहा है। हो सकता है जब उसका कल शव पुअर्ती गांव पहुंचेगा तो बहुत ही सामान्य तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। तो एक ऐसा नक्सली जो देश में सबसे अधिक चर्चा पाता है, जो देश में सबसे अधिक चर्चित होता है, उसका अंत कैसा हुआ ये भी आपको देखना चाहिए। बमुश्किल 1 घंटे की लड़ाई में, बमुश्किल 1 घंटे के एनकाउंटर में हिड़मा का खात्मा हो जाता है और उसके बाद से ही उसके शव को सीताराम अल्लूरी जिले के रंपा सोडावरम के एक छोटे से अस्पताल के मॉर्चुरी में रख दिया जाता है। और फिलहाल ये जो सबसे अधिक चर्चा पाने वाला नक्सली था, उसकी कहानी का इस तरह से अंत हो जाता है। तो और भी कई नक्सली हैं, फिलहाल जो हिड़मा जाएगा तो बाकी चर्चा में आएंगे और पुलिस के टारगेट में सारे नक्सली हैं, तो वो कहानियाँ भी आपको बताते रहेंगे। मुझे लगा कि हिड़मा के बारे में एक ऑथेंटिक कहानी आप तक पहुंचाना जरूरी था, जो पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद साझा की है। एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये वही जगह है जहाँ हिड़मा का शव रखा हुआ है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार हिड़मा का पोस्टमार्टम हो जाए, उसके शव को गांव भेज दिया जाए। तो ये लोग जो आंध्र प्रदेश की पुलिस या आंध्र प्रदेश के प्रशासन से हैं, ये लोग भी राहत की सांस लें, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इनके बीच जो व्यक्ति फिलहाल मॉर्चुरी में लेटा हुआ है, उसका नक्सल संगठन में कद कितना ऊंचा था। तो कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर।